हमारी जिंदगी में कुछ रिश्ते बड़े तूफानी होते हैं जो सब कुछ बदल कर रख देते हैं, और कुछ होते हैं बारिश की बूंदों की तरह, चुपचाप आते हैं, जमीन को भिगोते हैं और गायब हो जाते हैं। लेकिन उनकी नमी बहुत देर तक महसूस होती है। आज हम एक ऐसे ही शांत लेकिन गहरे रिश्ते की परतों को खोलने वाले हैं। और ये वो रिश्ते होते हैं जो शायद हमें सबसे ज्यादा सिखाते हैं, क्योंकि इनमें शोर शराबा नहीं होता। बिल्कुल। सिर्फ एहसास होते हैं, अक्सर अनकहे एहसास। बिल्कुल। हमारे पास एक कहानी का अंश है, द पोस्टमास्टर एंड रतन्स ट्रांजिएंट बॉन्ड। ये कहानी कलकत्ता से एक छोटे से गांव में आए पोस्टमास्टर और वहां की एक अनाथ लड़की रतन के बीच बने एक बहुत ही नाजुक से रिश्ते की है। हाँ, अब हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि अकेलापन कैसे हमें जोड़ता है और क्यों कभी-कभी दो लोग एक ही रिश्ते को बिल्कुल अलग-अलग नजर से जीते हैं। तो चलिए इस दुनिया में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक जगह से, एक माहौल से। एक छोटा सा बिल्कुल शांत गांव उलापुर, चारों तरफ हरे भरे खेत और एक अजीब सी खामोशी। कलकत्ता के शोर शराबे से आए एक नौजवान पोस्टमास्टर के लिए ये जगह मतलब एक झटके जैसी होगी। बिल्कुल। कहानी में एक लाइन है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि उसे लगता है जैसे वो किसी सपने में एक अजनबी हो। ये सिर्फ अकेलापन है या कुछ और? ये अकेलापन से ज्यादा है, ये एक तरह का कल्चरल शॉक भी है ना? शहर का इंसान जब ऐसी जगह जाता है जहां वक्त धीरे चलता है तो उसे अपनी ही जिंदगी अजनबी लगने लगती है। अच्छा। यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये माहौल सिर्फ कहानी का बैकग्राउंड नहीं है, ये एक एक्टिव किरदार है। किरदार कैसे? ये वो खामोशी है जो पोस्टमास्टर को मजबूर करती है अपने अंदर झांकने के लिए, और यही खामोशी उसे एक ऐसे रिश्ते के लिए तैयार करती है जिसे वो शायद शहर की भीड़ में कभी कभी नोटिस भी नहीं करता। मतलब ये अकेलापन एक तरह का इंजन बन जाता है जो कहानी को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल, ये एक वैक्यूम, एक खालीपन पैदा करता है और इंसान की फितरत है कि वो खालीपन को भरने की कोशिश करता है। सही है। पोस्टमास्टर का दफ्तर एक स्कूल मास्टर के घर के कोने में है। दिन भर कोई आता जाता नहीं। इस माहौल में वो सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी नहीं रह जाता, वो एक अकेला इंसान बन जाता है जिसे किसी के साथ की शिद्दत से जरूरत है। और इसी खालीपन में एंट्री होती है रतन की। हाँ, रतन की। करीब 12 साल की एक अनाथ लड़की। उनका मिलना भी कितना साधारण है, कोई ड्रामा नहीं। एक बरसात की दोपहर पोस्टमास्टर उसे घर के आसपास भटकते हुए देखता है और बस बात करना शुरू कर देता है। और यहीं से मनोविज्ञान का खेल शुरू होता है। ये दो लोग सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, ये अनजाने में एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। जरूरतें? हाँ। पोस्टमास्टर को बात करने के लिए कोई चाहिए, अपने शहर की यादें ताज़ा करने के लिए कोई सुनने वाला चाहिए, और रतन, उसे शायद जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा मिला है जो उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है, जो उसे एक इंसान की तरह देखता है, सिर्फ एक अनाथ लड़की की तरह नहीं। हाँ, और उनका रिश्ता इसी लेन देन पर बनता है। पोस्टमास्टर उसे शहर की कहानियां सुनाता है, ट्रेनें, बड़ी इमारतें, त्योहार, और रतन किसी जादू की तरह ये सब सुनती है। हाँ, उसके लिए ये एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे खोलने जैसा था। बदले में वो उसके छोटे मोटे काम करती है और पोस्टमास्टर उसे थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सिखाता है। ये सब बहुत प्यारा लगता है, लेकिन क्या ये रिश्ता उतना ही सीधा साधा है जितना दिखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर इस कहानी की गहराई है। सतह पर ये एक मासूम रिश्ता है, लेकिन अगर हम इसे अटैचमेंट थियोरी के नजरिए से देखें तो यहाँ दो बिल्कुल अलग तरह के जुड़ाव बन रहे हैं। अटैचमेंट थियोरी, ये क्या है? थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। देखिए, अटैचमेंट थियोरी कहती है कि हम बचपन के अनुभवों के आधार पर दूसरों से जुड़ने के तरीके सीखते हैं। रतन एक अनाथ है, उसने कभी स्थिर प्यार या अपनापन नहीं देखा, तो जब पोस्टमास्टर उसे थोड़ी सी तवज्जो देता है तो वो उससे एक क्या कहते हैं, एंग्शियस अटैचमेंट बना लेती है। मतलब उसकी पूरी दुनिया उस एक इंसान के इर्द गिर्द सिमट जाती है। वो उसके लिए उम्मीद की, अपनेपन की इकलौती किरण है। और पोस्टमास्टर, उसका क्या? पोस्टमास्टर का मामला अलग है। उसकी एक दुनिया है, एक अतीत है, कलकत्ता में एक भविष्य है। वो इस गांव में हमेशा के लिए नहीं है, तो उसका अटैचमेंट अस्थायी है, जिसे हम अवॉइडेंट या डिसमिसिव कह सकते हैं। अच्छा। वो इस रिश्ते को एंजॉय कर रहा है, उसे इस अनपेक्षित अपनेपन से राहत मिल रही है, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये साफ है कि ये एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। वाह, ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब एक ही रिश्ते में दो लोग
दो अलग अलग नावों पर सवार थे। बिल्कुल। रतन एक ऐसी नाव में थी जिसे उसने अपना घर समझ लिया था, और पोस्टमास्टर एक ऐसी नाव में था जो बस कुछ देर के लिए किनारे पर रुकी थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्रैजिक पॉइंट है। दोनों की भावनाएं सच्ची हैं, लेकिन उनकी उम्मीदें और उनका निवेश बिल्कुल अलग है। हाँ, कहानी में एक जगह लिखा है कि रतन को घर जैसा एक अस्थायी एहसास मिलता है। उसके लिए ये अस्थायी शब्द शायद मायने नहीं रखता था। उसके लिए घर जैसा एहसास ही सब कुछ था। तो वो अपनी एक छोटी सी सुकून भरी दुनिया बना लेते हैं, एक रूटीन बन जाता है। लेकिन ऐसी कहानियों में अक्सर जिंदगी की हकीकत दस्तक देती है ना। और यहाँ वो दस्तक देती है एक तबादले के आदेश के रूप में। हाँ, एक कागज का टुकड़ा जो एक दुनिया को बिखेरने की ताकत रखता है। एक सरकारी कर्मचारी के लिए तबादला एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन रतन के नजरिए से देखें तो ये उसकी दुनिया का अंत है। बिल्कुल। और यहाँ पे पोस्टमास्टर का रिएक्शन मुझे थोड़ा चौंकाता है। कहानी कहती है कि वो लगभग यंत्रवत रतन के बारे में ज्यादा सोचे बिना जाने की तैयारी करने लगता है। ये थोड़ा ठंडा नहीं लगता? क्या वो सच में इतना बेपरवाह था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। पहली नजर में ये बेपरवाही लगती है, शायद थोड़ी क्रूरता भी, लेकिन अगर हम उसके अवॉइडेंट अटैचमेंट को ध्यान में रखें तो ये उसका एक कोपिंग मैकेनिज्म है, एक बचाव का तरीका। बचाव किस चीज से? अपनी ही भावनाओं के बोझ से। वो जानता है कि अगर उसने रतन के बारे में सोचना शुरू किया तो उसे अपराध बोध होगा, दुख होगा। वो ये भी जानता है कि वो रतन के लिए कुछ कर नहीं सकता, उसे अपने साथ ले जा नहीं सकता। तो इस भावनात्मक उलझन से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है? प्रैक्टिकल हो जाओ। हाँ, सिर्फ पैकिंग पे ध्यान दो, भविष्य की सोचो और इस अध्याय को बंद करने की तैयारी करो। ये असंवेदनशीलता नहीं, ये एक तरह का इमोशनल सेल्फ प्रिजर्वेशन है। लेकिन ये सेल्फ प्रिजर्वेशन दूसरे इंसान के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? रतन की तो छोटी सी दुनिया थी और उस दुनिया का सूरज ही डूब रहा था। वो ये कैसे समझ पाती कि पोस्टमास्टर प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहा है? वो नहीं समझ सकती, और यही तो त्रासदी है, कम्युनिकेशन गैप। पोस्टमास्टर शायद उसे समझा भी नहीं पाता क्योंकि वो खुद अपनी भावनाओं को पूरी तरह से नहीं समझ रहा। सही बात है। वो बस आगे बढ़ना चाहता है। उसके लिए ये गांव और ये रिश्ता उसकी जिंदगी की किताब का एक छोटा सा चैप्टर था, जबकि रतन के लिए वो ही पूरी किताब थी। और फिर आता है विदाई का दिन। कहानी का ये हिस्सा बहुत बहुत मार्मिक है। माहौल भी पूरा साथ देता है। बारिश हो रही है। मुझे हमेशा लगता है कि कहानियों में बारिश सिर्फ मौसम नहीं होती, यहाँ भी इसका कोई गहरा मतलब है क्या? बिल्कुल। बारिश यहाँ एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। एक तरफ तो ये पूरे माहौल के दुख को दिखाती है, जैसे आसमान भी रो रहा हो। हाँ। दूसरी तरफ बारिश एक ऐसी चीज है जिससे आप बच नहीं सकते, जो आपको भिगो ही देती है। ये रतन के उस दुख की तरह है जिससे वो भाग नहीं सकती, और शायद ये पोस्टमास्टर के उस अनकहे अपराध बोध की तरह भी है जिसे वो दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भी कहीं अंदर भीग रहा है। क्या बात है। तो इस भीगते हुए माहौल में रतन एक बहुत ही मासूम सा सवाल पूछती है, बाबू तुम कब वापस आओगे? इस सवाल में कितनी उम्मीद है। ये एक बच्चे का दिल है जो विदाई को स्थायी नहीं मानना चाहता। वो अब भी किसी चमत्कार की उम्मीद कर रही है। उसे लगता है कि शायद वो वापस आएंगे। और पोस्टमास्टर का जवाब? वो कुछ साफ नहीं कहता, बस टाल देता है। और फिर वो लाइन आती है जो दिल पर लगती है, जैसे ही गांव दूर होता गया उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक छोटा सा एक्शन, पीछे मुड़कर न देखना, लेकिन ये कितना कुछ कह जाता है। ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक एक्ट है। पीछे मुड़कर देखना मतलब उस जुड़ाव को स्वीकार करना, उस दर्द को महसूस करना। पीछे ना देखकर वो खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो इस सबसे आगे निकल चुका है। ये उस चैप्टर को जबरदस्ती बंद करने की कोशिश है। वो अपनी पुरानी दुनिया की तरफ जा रहा है और इस नई अस्थायी दुनिया की यादों को पीछे छोड़ना चाहता है। लेकिन क्या यादें इतनी आसानी से पीछे छूट जाती हैं, खासकर जब कहानी का अंत रतन पर होता है? हाँ, वो उस खाली दफ्तर के पास इंतजार करती रहती है, बारिश में भीगती हुई, और उसका दिल एक ऐसे दुख से भारी है जिसका वो नाम नहीं ले सकती। ये लाइन, अ सॉरो शी कुड नॉट नेम, ये इस कहानी का सार है। बिल्कुल, ये इस कहानी की आत्मा है। वो दुख सिर्फ बिछड़ने का नहीं है, वो उस अपनेपन के खो जाने का है,
उस उम्मीद के टूटने का है, उस छोटे से घर के बिखर जाने का है जिसे उसने अपने मन में बना लिया था। सही कहा। वो इतनी छोटी है कि उसके पास इस गहरी जटिल भावना को बयां करने के लिए शब्द नहीं है। वो बस महसूस कर सकती है और वो एहसास उसे पूरी तरह से जकड़ लेता है। ये बिना क्लोजर के मिले हुए गम का सबसे शुद्ध रूप है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को देखें तो ये कहानी सिर्फ एक पोस्टमास्टर और एक लड़की की नहीं है। ये हमें सिखाती है कि कैसे माहौल और अकेलापन हमें ऐसे रिश्तों में धकेल सकते हैं जिनके लिए हम शायद तैयार नहीं होते। और ये दिखाती है कि एक ही रिश्ते में दो लोगों का सच कितना अलग हो सकता है। हाँ। एक के लिए जो एक अस्थायी राहत थी, दूसरे के लिए वो जिंदगी भर का सहारा बन गई थी। ये हमें मानवीय जुड़ाव की जटिलता और उसके मतलब अनइक्वल नेचर के बारे में बहुत कुछ बताती है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है वो ये है कि सबसे गहरे एहसास अक्सर खामोशी में ही पलते और दम तोड़ते हैं। रतन का वो बिना नाम वाला दुख और पोस्टमास्टर का वो पीछे मुड़कर ना देखना, दोनों ही शब्दों से परे की बातें हैं। मैं इसमें एक आखिरी बात जोड़ना चाहूंगी। कहानी रतन के दुख पर खत्म होती है और हम सब उसके लिए सहानुभूति महसूस करते हैं, लेकिन हमें पोस्टमास्टर के अनजाने नुकसान के बारे में भी सोचना चाहिए। अच्छा। उसने उस वक्त प्रैक्टिकल होकर तात्कालिक दर्द से खुद को बचा लिया, लेकिन उसने एक ऐसा सच्चा और निश्चल मानवीय जुड़ाव खो दिया जिसकी कीमत शायद उसे बहुत बाद में शहर की भीड़ में वापस लौटकर किसी अकेलेपन के लम्हे में समझ आई होगी। ये एक बहुत गहरा विचार है और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। कहानी पोस्टमास्टर के नज़रिए से बताती है कि उसने भी एक अनपेक्षित अपनापन महसूस किया था। कहानी रतन के दुख पर खत्म होती है, लेकिन पोस्टमास्टर की यात्रा का क्या जो इंसान पीछे मुड़कर देखने से बचता है वो सच में यादों को पीछे छोड़ पाता है, या वो अनकहा दुख